Welcome student to the part number 4th, and that is mineral energy resource chapter 5th class 10th geography. So बेटा लास्ट चैप्टर हमने मिनरल्स का पढ़ा था, फीडर्स, नॉन फीडर्स, मेटालिक, राइट। और उसके लास्ट में हमने कंजर्वेशन का पढ़ा था, राइट। तो कंजर्वेशन का एक सजेशन है बेटा, वो रह गया था, उसको कर लेते हैं। देखिए, द कंसर्टेड एफर्ट हैज मेड इन द ऑर्डर टू यूज अवर मिनरल रिसोर्स प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। देखिए सजेशन दिए हैं कंजर्वेशन के। पहला सजेशन है प्लानिंग करनी होगी हमें, दूसरा सजेशन है सस्टेनेबल मैनर से हमें यूज करना होगा, ओके, सस्टेनेबल, राइट, एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। तीसरा सजेशन है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके हम इसको और अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। नीड टू कांस्टेंट इवॉल्व टू अलाउ अस टू लो ग्रेड ओर्स, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी लानी होगी, इससे कहीं ना कहीं हमें लो ग्रेड ओर्स को भी लो रेट में हमें यूज करना शुरू करना होगा, ठीक है। फिर रिसाइकल द मेटल, एक और तरीका है, रिसाइकल कर सकते हैं मेटल को हम बार बार। यूजिंग स्क्रैप मेटल, जो कचरा बचता है कहीं भी वेस्ट, उस मेटल को भी यूज कर सकते हैं। अदर सब्स्टिट्यूट आर स्टेप इन कंजर्विंग अवर मिनरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर। और दूसरी सबसे अच्छा ऑप्शन है बेटा सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा हमें, मिनरल्स की जगह दूसरी चीज। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूट बताता हूं बेटा, जैसे फाइबर सुना होगा आपने, स्टील जितना ही मजबूत है बेटा, और आपने अपने आसपास देखा भी होगा, गाड़ियां भी फाइबर की बन रही हैं, कूलर की बॉडी फाइबर की बन रही, बहुत चीजें फाइबर की बन रही है, और ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इन मिनरल्स को लंबे टाइम के लिए कंजर्व कर सकते हैं, लंबे टाइम चला सकते हैं। तो उसमें कुछ ऑप्शन है, प्लीज इनको एक बार चेक कर लेना, ओके। चलिए अब आते हैं बेटा एनर्जी रिसोर्स, फटाफट करते हैं। देखिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। इट नीड टू कुक, प्रोवाइड लाइट, हीट एंड प्रॉपर व्हीकल। प्रॉपर इंजन के लिए वर्ड यूज होता है बेटा, इंजन में प्रॉपरेंट होता है व्हीकल चलाने के लिए, एंड ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्री। तो हर जगह बेटा एनर्जी का अपना यूज है। एनर्जी कैन जनरेट फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सबसे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एंड एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल। ये आप एक बार 8th में भी बेटा डिफरेंशिएट कर चुके बहुत अच्छे से। तो एनर्जी रिसोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल, ठीक है। कन्वेक्शनल जो हम बात करते हैं, जो लॉन्ग टाइम से यूज करते आ रहे हैं हम, ओके, इसमें मोस्ट ऑफ, रिपीट करता हूं बार बार बेटा, मोस्ट ऑफ इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। और नॉन कन्वेक्शनल वो रिसोर्स जो हमने रिसेंटली यूज करना शुरू किए हैं, इसमें भी मोस्ट ऑफ इको फ्रेंडली है, सभी नहीं है, एक दो को छोड़कर। चलिए वो आगे पता चलेगा क्यों कह रहा हूं मोस्ट। सो कन्वेक्शनल रिसोर्स इंक्लूड, अब इनके देखिए दोनों के एग्जाम्पल दिए। इसका एग्जाम्पल का आपका एनटीएससी का क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, ध्यान रखना, और डेफिनेशन का भी। कन्वेक्शनल सोर्स इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, जो हम उपले बोलते हैं लोकली, गोबर से बनते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल। तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल जो वाटर से बनती है बेटा डैम्स के थ्रू, और थर्मल जो कोल और गैस, ये चीजें बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। देन नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। देखिए फायरवुड, देखिए ऊपर और दोनों में एक मैं अभी आपको डिफरेंस बता देता हूं बेटा। हाइडल डैम से हम जो स्ट्रीम बनाते हैं, इसका बेटा कहने की पोल्यूशन से बहुत कम रिलेशन है, राइट। और नीचे एटॉमिक एनर्जी की बात करें, इससे बेटा रेडिएशन फैलती है, इससे कई बार पोल्यूशन होता है। तो नॉन कन्वेक्शन में कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली नहीं है, और कन्वेक्शन में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो थोड़े से इको फ्रेंडली हैं। तो इसमें हम मोस्ट ऑफ वर्ड यूज करते हैं। चलिए, सो इन non-conventional source include solar, wind, tidal, geothermal, biogas, atomic energy. Firewood and cattle dung cake are most common in rural India. According to the estimate, more than 70% energy requirement in rural household is met by these two. बेटा देखिए फायरवुड और कैटल, अब हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका डाटा है ये 2000 के आसपास का है बेटा, 2001-2 के आसपास का। बट आज ऐसा है कि उज्ज्वला योजना है बेटा, सिलेंडर हर जगह अवेलेबल। अब गाँव में ये उल्टा डाटा है, अब 70 नहीं, ओनली 20 या 30% के आसपास, ओके, लोग इन रिसोर्स को यूज करते हैं। ट्राइबल एरिया, बैकवर्ड एरिया या फिर रिमोट एरियाज, वहां भी बेटा इसको यूज किया जाता है। चलिए, सो कंटिन्यूशन ऑफ दीज इंक्रीजिंगली बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू द डिक्रीज फॉरेस्ट एरिया एंड मोर ओवर। तो इसको कंटिन्यू करना मुश्किल है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया वैसे ही कम हो गया बेटा, लकड़ी नहीं है। एंड मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्यूर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर। और हम अगर इसकी बात करें, काउडंग के उपले की बात करें, तो बेटा हमारे लिए इसको डिस्करेज करना चाहिए, इसका हमें फ्यूल की तरह यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गोबर है वो एक वैल्यूएबल मैन्यूर है, उसको हम खेती में ज्यादा यूज कर सकते हैं। और दूसरे को जलाने से बेटा देखिए, जो पर्सन यूज करता है, मेनली रसोई में फीमेल यूज करती है वुमेन वगैरह खाना वाना बनाने के लिए, उनके लिए भी खतरनाक होता है ये, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं पहला टॉपिक जो इसमें दिया है बेटा एनर्जी रिसोर्स में, दैट इज कन्वेक्शनल सोर्स एनर्जी। चलिए, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कोल। इन इंडिया कोल इज अ मोस्ट अबडेंटली अवेलेबल फ्यूल। तो सबसे पहले बात करें, ये ऐसा फॉसिल जो बड़ी स्केल पे इंडिया में अवेलेबल है। इट प्रोवाइड ए सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ द नेशनल एनर्जी नीड, और इन इंडिया की जो एनर्जी उसका भी एक बड़ा पार्ट ये प्रोवाइड करता है। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन, ज्यादातर सबसे बड़ा इसका यूज है पावर जनरेशन। जैसे हमारे यहाँ नहाड़, अगर रेवाड़ी की बात करें तो नहाड़ में आपने देखा होगा, नहाड़ नहीं कह रहा मैं, सॉरी, झारली पावर स्टेशन। तो इसमें दोनों जो पावर स्टेशन है वो बेटा थर्मल पावर स्टेशन है। वहां कोयला आता है झारखंड से और वो यहाँ बर्न होता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो पावर जनरेशन इसका सबसे बड़ा यूज है टू सप्लाई एनर्जी इंडस्ट्री एज वेल एज द डोमेस्टिक नीड। इंडिया इज हाईली डिपेंड ऑन द कोल फॉर मीटिंग इज कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट, और कमर्शियल यूज पे बेटा हम बड़ी स्केल पे अभी भी कोल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर द कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर द मिलियन ईयर्स। तो कंप्रेशन मीन्स दबाव के कारण, हीट और प्रेशर से बेटा ये कन्वर्ट होता है, मिलियन ईयर्स में फॉसिल बनते हैं। ठीक है, कोई अगर पेड़ आज दब गया और बहुत गहराई में दब जाए और लंबे टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर और लंबे टाइम तक वो एक प्रेशर में दबा रहे, तब जाके बेटा ये पॉसिबल है। ठीक है, कोल देयरफॉर इज फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन। तो हम सीधा सा बात करते हैं बेटा, ये वैरायटी, इसमें थोड़ी वेरिएशन आ जाता है, बदलाव आ जाता है कि कहीं टेम्परेचर अलग है, कहीं प्रेशर अलग है। तो इस बेसिस के कई टाइप मिलते हैं। देखिए, सो आर द डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल, यानी जब दबा है और जो टाइम है और डेप्थ है, उनके बेसिस के कई टाइप हैं। तो हम इसके लोअर क्वालिटी टू हायर क्वालिटी की तरफ हम डिस्कस करेंगे। पहला है डिकेडिंग पार्ट ऑफ द स्वैम्प प्रोड्यूस पीट। अब जो डीके सड़ जाते हैं दलदल वगैरह में और दब जाते हैं पेड़, उनसे बेटा पीट कोयला बनता है। सबसे खराब कोयला है ये, गीला कच्चा कोयला बोलते हैं इसे हम। विच हैड ए लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर, मॉइस्चर ज्यादा है, कार्बन कम होता है बेटा इसमें। कंटेंट लो हीटिंग कैपेसिटी, तो इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी काफी कम है। सेकंड कैटेगरी बात करते हैं नीचे से बेटा, दैट इज लिग्नाइट, इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल। देखिए, ये पीट कोयला था, इसको हम लो कार्बन या इसको हम कच्चा कोयला बोलते हैं, रॉ कोल। ओके, ये अच्छे से कोयला नहीं बना होता है बेटा। सेकंड है ब्राउन कोल, कौन सा है? लिग्नाइट। ये बेटा कई बार एंटेसी में आया, प्लीज को नोट कर लेना। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल, लिग्नाइट इज नोन एज ब्राउन कोल, विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, इससे थोड़ा सॉफ्ट होता है ये। अदरवाइज जो प्योर हम कहते हैं एंथ्रासाइट टाइप का जो कोल है वो बेटा बिल्कुल रॉक जैसा होता है, हार्ड। तो ये काफी सॉफ्ट है। एंड द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर नेवली इन तमिलनाडु। बेटा सीबीएसई में बहुत बार पेपर में पूछा गया, तमिलनाडु में ये आपको मिलता है, नेवली माइंस में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, एंड यूज फॉर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको बड़ी स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है वहां। ठीक है, कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इन बिटुमिनस कोल, इट इज मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। अब तीसरी कैटेगरी आती है हम नीचे से, जो हम इसको कहीं ना कहीं बेटर मानते हैं, दैट इज बिटुमिनस। ठीक है, तो ये काफी डेप्थ में मिलता है और अच्छे टेम्परेचर की वजह से अच्छे से कन्वर्ट हो चुका है बेटा, और इसको कमर्शियल कोल कहा जाता है क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, फर्नेस वगैरह में, अदर चीजों में। मेटलर्जिकली कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज ए स्पेशल वैल्यू ऑफ स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में जाता है, इसको यूज किया था, मेटलर्जिकल कोल इसको बोल देते हैं। देखिए, इसके दो नाम हो गए, कमर्शियल यूज होता है, कमर्शियल कोल भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कोल भी बोलते हैं, और मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं, क्योंकि मेटलर्जी जो मिनरल्स वाली इंडस्ट्री वो अधिकतर इस कोल को यूज करती है। लास्ट हम कहते हैं टॉप पे है बेटा, दैट इज एंथ्रासाइट, इज द हाईएस्ट क्वालिटी एंड हार्ड कोल। सबसे हार्ड और सबसे बेस्ट क्वालिटी है एंथ्रासाइट। इन इंडिया देखिए, ये तो बेटा एक टाइप था, रिपीट कर रहा हूं, ये दो टाइप्स आते हैं, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं बेटा। पहला जो टाइप था वो बेटा डेप्थ और टाइम की वजह से जो उनमें वेरिएशन आता है कोल में, वो है। अब दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं जो मतलब जियोलॉजिकल एज की, यानी ओनली टाइम, यानी कितना पुराना कोयला है, उसके बेसिस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए, इन इंडिया कोल ओकर रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल, दो बड़े जियोलॉजिकल एज में बने बेटा ये, नेमली गोंडवाना, ए लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर इन एज। तो 200 साल पहले जो कोल दबा था बेटा, उसको गोंडवाना कोल बोलते हैं बेटा। ठीक है, अधिकतर सेंट्रल इंडिया में, छोटानागपुर प्लेटू में आपको यही मिलता है, झारखंड वगैरह में। एंड इन टर्सरी डिपॉजिट, इसके बाद देखिए बाद में टर्सरी का टाइम आया था, राइट। तो टर्सरी डिपॉजिट विच ओनली अबाउट 55 मिलियन, लगभग 55 मिलियन 55 मिलियन ईयर्स पहले जो कोल दबा टर्सरी टाइम में, वो हमारा बेटा थोड़ा नया कोल है। देखिए, deposit which is only 50 million old and the major resource of Gondwana coal which are metallic coal are located in। अगर हम बात करें गोंडवाना जो बेटर कोल है बेटा, उसका ज्यादातर देखिए वही लोकेशन दी है, नेक्स्ट पेज पे आइए। दामोदर वैली जो वेस्ट बंगाल और बिहार और झारखंड वगैरह, दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये सारी माइंस इनको कराएंगे बेटा आपको मैप में। एन इंपोर्टेंट कोल फील्ड, द गोदावरी, महानदी, सोन, वारधा वैली आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। तो सेंट्रल इंडिया में हम बात करते हैं जो प्लेटू एरिया, उसमें ये आपको मिलेंगे।
देन टर्सरी कोल की बात करें तो उसको पीछे हम पढ़ चुके हैं बेटा, इस नॉर्थ ईस्ट, एक तो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है ये मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। रेड होल माइनिंग याद होगा, उसमें कोल का एग्जांपल दिया था बेटा। टर्सी जो नया कोयला है, कच्चा है, जिसको बड़ी स्केल कमर्शियली नहीं हम एक्सेप्ट करते हैं, वो यही है बेटा, ठीक है, टर्सी कोल। रिमेंबर कोल इज ए बल्की मेटल। अब इसकी फीचर्स दिए हैं, ये बल्की मतलब भारी है बेटा, इससे जो इंडस्ट्री इसको ज्यादा यूज करती है, इंडस्ट्री इन्हीं के माइनिंग एरिया के आसपास लगती है। आयरन स्टील इंडस्ट्री की इसीलिए बेटा आयरन ओर भी भारी है और कोल भी भारी है, इसलिए बेटा हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में ज्यादातर इंडस्ट्री वहीं लगी है। विच लॉसेज वेट ऑन यूज एज इट रेड्यूस टू एश, हेंस हेवी इंडस्ट्री एंड थर्मल प्लांट स्टेशन आर लोकेट ऑन और नियर द कोल फील्ड। बेटा इसको मैं मैप कराते हुए समझाऊंगा। बहुत से थर्मल प्लांट, कई थर्मल प्लांट और कोल माइंस का नाम सेम है इसी वजह से, तो उन्हीं माइन के आसपास वो लगते हैं, तो दोनों का नाम के जगह सेम मिलेगा। चलिए सेकंड में आते हैं, दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल, इसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं बेटा। और देखिए पेट्रोलियम और हम पेट्रोल, इनमें डिफरेंस है, ये सोर्स है और वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है। और मिनरल ऑयल इज नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया, ये सेकंड नंबर पे। नंबर 1 पे क्या था आपका कोल और नंबर 2 पे पेट्रोल। ये रैंक भी बोले, सबसे ज्यादा यूज होता है कोल बेटा, एनर्जी हमारी यूज करते हैं उससे। सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम आता है। देखिए इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट, लाइटिंग, लुब्रिकेंट, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर हम बात करें बेटा पेट्रोलियम से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत ज्यादा है बेटा। इंडिया जो पेट्रोलियम मंगाता है बेटा अरब से, बाहर से देशों से, उसके 50% के 60% उसका वापस हम एक्सपोर्ट कर देते हैं अदर प्रोडक्ट बना के, जिसमें केमिकल है, ग्रीस है और बहुत सी चीजें हैं। चलिए पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री। रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ड 2 बार आएगा ज्योग्राफी में बेटा। इसको नोडल इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। क्यों? पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है उनके आसपास और इंडस्ट्री लग जाती है, इसको नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री पे कई इंडस्ट्री बेस होती हैं। क्योंकि रिफाइनरी का जो मटेरियल निकलेगा वो अदर के लिए बेटा इनपुट होता है, राइट, और वो उससे और चीजें बना के मार्केट में सेल करती हैं। एग्जाम्पल दिया नोडल इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, नंबर्स केमिकल इंडस्ट्री सारी बेटा रिफाइनरीज के आसपास ही गोलाई में फैल जाती है, आसपास होती है, इसलिए इसको नोडल इंडस्ट्री भी कहा गया पेट्रोलियम को। आगे समझ, इसको प्लीज नोट करना। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurs in India associated with the anticline fault trap in the rock formation of tertiary age। टर्सरी एज बेटा पीछे भी आया था, रिपीट कर रहा हूं। टर्सरी एज वो है जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, दोनों प्लेट्स टकराई, ओके, और उससे बीच का जो डिपोजिशन एरिया था वो फोल्ड के रूप में अपलिफ्ट हो गया। लास्ट ईयर हमने हिमालय और प्लेन का फॉर्मेशन पढ़ा था 9th क्लास में, याद होगा, तो वही है बेटा। और इसमें देखिएगा एंटीक्लाइन, यानी जो फोल्ड होते हैं वो इस तरह से होते हैं बेटा, राइट। कोई भी चीज 2 तरह से प्रेस हो तो बीच में फोल्ड पड़ जाते हैं, और हमारी अंदर जो क्रस्ट है उसमें भी ये फोल्ड इसी तरह से हुए हैं, ठीक है। तो कोई लेयर तो पोरस है, कोई नॉन पोरस है, ठीक है। अगर कोई बीच में हम बात करते हैं नॉन पोरस है, यानी इसमें से वाटर या लिक्विड आर पार नहीं जा सकता, और नीचे वाटर क्या करता है, पेट्रोलियम हल्का होता है, इसको ऊपर लाता है, और इन चीजों में बेटा इन एंटीक्लाइन में वो लॉक्ड होके रह जाता है। और बाद में जब हम ड्रिल करते हैं, माइन करते हैं, तो हम इनको जब इसको नॉन पोरस रॉक को तोड़ते हैं तो पेट्रोलियम ऑटोमेटिकली बेटा प्रेशर से बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेरी बात से आ रही है, तो इनको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, इनमें ट्रैप होके रह जाता है तेल, ठीक है। चलिए इन रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइन और डोम्स, इनको डोम भी कह सकते हैं, देखो डोम की तरह गोलाई में ऊपर, राइट। इट ऑकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप इन द क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड, अप फोल्ड यानी ऊपर वाला फोल्ड, ये नीचे वाले हैं डाउन फोल्ड या अप फोल्ड। Where oil is trapped in the crest of the upfold, and this the oil-bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow। तो इसके नीचे जो मैंने बिल्कुल बिना शेड की बोली है वो अधिक पोरस है बेटा, ऊपर वाली नॉन पोरस है, उससे और ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वो इसी में लॉक होकर रह जाता है, ठीक है। Which oil may flow and the oil is prevented from rising or sink by intervening non-porous layer। non-porous layer इसको रोक लेती है। So petroleum is also found in fault traps between the porous and non-porous rock, gas being lighter usually occur above the oil। तो बेटा जब मैंने बात करी इन ट्रैप्स की, बात कर रहे हैं फोल्ड्स की, तो ऊपर तो आपकी कौन सी लेयर है, नॉन पोरस, जिससे पानी या हवा बाहर नहीं जा सकती, और नीचे सारी पोरस लेयर्स है, तो उनमें से ऊपर आता था यहाँ कलेक्ट हो जाता है। पहले पेट्रोल मिलेगा, उसके ऊपर गैस, क्योंकि गैस पेट्रोल से हल्की है और पेट्रोलियम वाटर से हल्का है, ठीक है। देखिए, और जहां भी हम बेटा इनके ड्रिल करते हैं पेट्रोलियम के लिए, तो जो बड़े रिजर्व्स है पेट्रोलियम के, उनमें हमेशा हमें पहले गैस मिलेगी, नेचुरल गैस। अबाउट 63% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन फ्रॉम मुंबई हाई, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमें मुंबई हाई से होता है। मुंबई हाई और बसिन, ये 2 बेटा हमारे मुंबई के पास, हम आगे चलते हैं ओशन में, हमारे रिग्स स्टेशन है जहां पे हम बड़ी स्केल में ड्रिल करते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। इसके बाद 18% फ्रॉम गुजरात, इसके बाद सेकंड नंबर पे रैंक आता है बेटा गुजरात का,
यहाँ पे कलोल अंकेश्वर 2 बड़े रिग्स हैं जहां से हम ड्रिल करते हैं। एंड 3% मेजर फ्रॉम द मैप लोकेट द 3 मेजर ऑफशोर फील्ड ऑफ वेस्ट इंडिया। इनको मैप में पढ़ेंगे। अंकेश्वर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फील्ड इन गुजरात। असम इज द ओल्डेस्ट। सबसे पहले हम बात करते जो हमें पेट्रोल मिला था बेटा, राइट, ड्रिल किया था, वो हमने असम से किया था। तो वहां पे सबसे पहला जो हमारा ऑयल वेल था दैट इज डिगबोई। इसको वन वर्ड में नोट करना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी, डिगबोई। ओके, नहरकटिया एंड मोरेन एंड हुगरीजन, ये आपके 4-5 वेल एक साथ ही आर द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन स्टेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब चलते हैं नेचुरल गैस में। पेट्रोल में हमने पढ़ा था नेचुरल गैस इज द इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी। ये काफी क्लीन एनर्जी फ्यूल है, इको फ्रेंडली है। रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विदाउट पेट्रोलियम, विद और विदाउट, यानी पेट्रोलियम के साथ में मिलती है और कई बार विदाउट पेट्रोलियम भी हमें मिल सकती है। इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ये एनर्जी सोर्स के लिए भी यूज होती है और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए यूज होती है, पेट्रोकेमिकल के लिए भी यूज होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बोलते हैं बेटा इसे। लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, बहुत कम CO2 निकलती है इससे। देयरफॉर द फ्यूल इज प्रेजेंट सेंचुरी, प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल कहते हैं बेटा। लाइन कई बार आएगी, इसको नोट करना प्लीज। इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ओके, और प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल, ये सब इसमें इसी के लिए कहा जाता है। लार्जेस्ट ऑफ नेचुरल गैस है अब इसके एरियाज है कृष्णा गोदावरी बेसिन, along with the west coast reserve of Mumbai high and allied field of supplemented by the field in Gulf of Bay, Andaman and Nicobar Island, and also important area have the large reserve of natural gas। इनके अलावा बेटा रिसेंटली हम बात 1 के बाद 2000 के बाद जो रिसर्च हुई, राजस्थान में भी काफी बड़े एरियाज में इस चीजों का सर्वे हो चुका है जहां पे बड़ी स्केल पे हमें नेचुरल गैस अवेलेबल है। देखिए द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीश सबसे बड़ी पाइपलाइन है बेटा, ये हमारी 1700 किलोमीटर की है। ये सिर्फ नेचुरल गैस के लिए ही बनाई गई थी, इसके अलावा सारी ऑयल पाइपलाइन है काफी। देखिए हैज गैस पाइपलाइन लिंक मुंबई हाई बसीन विद द फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया। तो जितने हमारे जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो बड़ी स्केल पे नेचुरल गैस को यूज करती है अपने प्रोडक्ट बनाने में, उन सबको बड़ा इस पाइपलाइन से कनेक्ट किया गया है। This artery has provided impetus to India's gas production. The power and fertilizer industry are key user of natural gas. तो power resource और fertilizer industry का key user है बेटा इसका। यूज ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस, इसको कंप्रेस करके सीएनजी बेटा हम गाड़ी वगैरह व्हीकल में यूज करते हैं। तो अब बड़े जो मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज है, जहां ज्यादा बड़ी शहर है, उनमें भी सीएनजी को बड़ी स्केल पे यूज करा एज ए फ्यूल, लिक्विड फ्यूल टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल एंड गेनिंग द वाइड पॉपुलरिटी इन इंडिया। तो इंडिया में इसका बहुत पॉपुलरिटी है, पेट्रोलियम डीजल की जगह भी इसको बड़ी स्केल पे यूज किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज सच एज अ वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन टू इन टुडे वर्ल्ड दैट इज पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको भी इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है, यानी कौन देश कितना विकसित है तो वहां पर पर्सन कितनी एनर्जी यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मेनली इन द 2 वे, 2 तरीके से बनती है बेटा, जो पहले पढ़ चुके हैं। रनिंग वाटर से ड्राइव फ्रॉम हाइड्रो टर्बाइंस, जो डैम वगैरह में होता है, जनरेट हाइड्रोसिटी, एंड द बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइन। दोनों में टर्बाइन घुमाई जाती है, उसमें पानी से घूमती है, इसमें बेटा वो स्टीम बना के घुमाई जाती है, राइट, एंड प्रोड्यूस थर्मल पावर। ये थर्मल पावर कहलाती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। वंस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज एक्जैक्टली द सेम, जनरेट के बाद दोनों इलेक्ट्रिसिटी सेम होती है। ठीक है, चलिए हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच वॉज रिन्यूएबल रिसोर्स। इंडिया हैज ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बेटा इनको प्लीज मैप पे करेंगे, आपके एनसीईआरटी मैप में नहीं दिए ये। बाखरनगर पोर्ट सभी को पता है बेटा, दामोदर वैली सभी को पता है। कोपली हाइडल प्रोजेक्ट ये नहीं पता है बेटा, असम में है ये, मेघालय से जैसे छोटी स्ट्रीम निकलती है असम की तरफ, वहां पे है ये, इसको हम मैप पे करेंगे। Producing hydro power electricity power. Thermal electricity is generated by the using coal, petrol, natural gas. The thermal power stations use non-renewable fossil fuel for generating electricity, and there are over 310 thermal power. अभी ये काफी ज्यादा है बेटा, और यहाँ देखिए लिखा भी 71% इलेक्ट्रिसिटी बेटा आज हम थर्मल वाली ही यूज कर रहे हैं। तो हम पे बड़ी स्केल पे अभी कोल से या इन चीजों पे डिपेंडेंट है। और अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें तो बेटा पहले 13.5 था और अब इसको हम कहीं ना कहीं 20% के आसपास इसको ले जा चुके हैं। ठीक है, तो बड़ी स्केल पे हम थर्मल पावर स्टेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों को यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको 20 तक ले गए हम, किसको, हाइड्रोसिटी को। और अगर हम थर्मल की बात करें तो बेटा पहले 71% थी और अब ये लगभग 66, यानी थोड़ा कम होता जा रहा है। हम इनको थोड़ा ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन। सॉरी बेटा काफी बड़ी वीडियो होगी। हम नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ओके, तो उसको हम लास्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 5। ओके, थैंक यू।